सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू द मैथ्स एक्सपीरियंस। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रैमर्स रूल के बारे में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आता है अगर तुम जेई के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो बस आज के वीडियो में यार इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि तुम्हारा कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें 1 2 3 इक्वेशंस तुम्हें दिख रही होगी। तो ये सब क्या है? तो ये सब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। तो हम इन्हें सॉल्व करेंगे, मतलब ये x y z की वैल्यू फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। और या तो ये कह लो कि हम लोग डिटर्मिनेंट्स के मेथड से हम लोग x y z का वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर तुम्हें 3 इक्वेशंस दिख रहे होंगे। तो ये इक्वेशंस यार होमोजीनियस भी हो सकते हैं और नॉन होमोजीनियस भी हो सकते हैं। तो होमोजीनियस क्या होता है? तो वो सिस्टम जिसमें d1 d2 d3 ऑल आर 0। तो यार ये d1 d2 d3 क्या है? तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है d1 d2 एंड d3। ठीक है, अगर ये सारे के सारे हमारे 0 होते हैं तब वो इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन कहलाता है। अब यार बात कर लेते हैं नॉन होमोजीनियस की। तो वो सिस्टम जिसमें d1 d2 d3 नॉट ऑल आर जीरोस, मतलब ये सारे के सारे 0 होंगे, ये फिक्स्ड नहीं है। तो इस ऐसे टाइप के इक्वेशंस को हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस बोलेंगे। जाते हैं यार हम टॉपिक पे। तो सबसे पहले हमें d फाइंड करना है। तो d क्या है? d इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये x का कोफिशिएंट क्या है? तो a1 है। एंड यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है? a2 है। एंड यहाँ पर सिमिलरली z का कोफिशिएंट क्या है? a3 है। तो देखो यहाँ पर मैंने पहले रो में लिख दिया है इस पहले इक्वेशंस के कोफिशिएंट को। उसी तरह ये जो सेकंड इक्वेशन है उसके कितने कोफिशिएंट है, मतलब क्या क्या कोफिशिएंट है यार? तो यहाँ पर b1 b2 b3 है। तो देखो मैंने सेकंड रो में लिख दिया इसको। उसी तरह थर्ड वाले को भी मैंने सिमिलरली यहाँ पर लिख दिया। तो देखो यहाँ पर हमारा d निकल के आता है और ये 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिख रहा होगा तुम्हें। तो ये बात पहले दिमाग में डाल लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब d1 को फाइंड कर लेते हैं। तो d1 को कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग को d को देखना है। तो देख लीजिए d को। तो हमें क्या करना है? c2 एंड c3 का वैल्यू, मतलब वही सारे एलिमेंट्स वैसे लिख देने हैं। तो देखो मैंने लिख दिया। अब जो चेंजेस आएगा वो c1 में आएगा, मतलब कॉलम 1 में आएगा। तो कॉलम 1 में देखो ये एलिमेंट्स है। d में जो d1 हम लोग बना रहे हैं उसमें हम लोग रिप्लेस करेंगे विथ d1 d2 d3। अब यार d1 d2 d3 क्या है? तो देखो ये है हमारे d1 d2 d3। ठीक है, इसके साथ हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया तो हमारा d1 आ चुका है। उसी तरह हम लोग फाइंड कर लेंगे यार d2 को। तो d2 को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले यार d में जितने एलिमेंट्स थे, मतलब कि जो c1 था एंड c3 था, वो हम लोगों ने वैसे लिख दिया। अब हम लोगों ने ये जो c2 है उसको रिप्लेस कर दिया विथ d1 d2 d3 के साथ रिप्लेस कर दिया। बाकी हम लोग का सब सेम रहा। अब उसी तरह यार हम लोग d3 निकाल लेते हैं। तो d3 में क्या करेंगे? ये जो c1 है मतलब कॉलम 1 है एंड कॉलम 2 यार d के जैसा ही सेम रहा। देख सकते हो यार, एक बार दिखा देता हूँ। तो देखो सेम है, बट हमारा अब चेंज होने वाला है ये c3। और किससे ये रिप्लेस होगा? तो रिप्लेस होगा हम लोग का d1 d2 और d3 के साथ। ठीक है, अब यार ये तो हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग x y z का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो x को अगर हम लोग को फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? d1/d। तो d1 क्या है हमारा? तो d1 देख सकते हो ये है, मतलब दिस बाय दिस करेंगे तो हमारा x का वैल्यू मिलेगा। और y का अगर वैल्यू निकालना हो तो कैसे मिलेगा? d2/d। मतलब ये जो d2 है इसको अगर हम लोग d से डिवाइड कर देते हैं तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। अगर सिमिलरली हमें चाहिए z का वैल्यू तो हमें क्या करना पड़ेगा? d3 को d के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब इसको इसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि हम लोगों ने तो देखा कि d1 d2 d3 को कैसे लिखते हैं, बट इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो याद करो मैंने यहाँ पर तुम्हें नोट लिखवाया था कि ये 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। उसी तरह ये भी 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है एंड ये भी। तो क्या करेंगे? जैसे 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं यार, एक फॉर्मूला बताया था तुम्हें पिछले लेक्चर में, तुम्हें फॉर्मूला बताया था, उसी में पुट करके हमें d1 d2 d3 की वैल्यू निकालनी है
एंड उसको इस रिलेशन में डाल देना है ताकि हमारा एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल जाए। तो यार ये सब तो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे निकालते हैं एक्स वाई जेड का वैल्यू। अब यार इसमें भी कुछ कंडीशंस है, तो तरह की कंडीशंस है। तो सबसे पहला देख लेते हैं, इफ d इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। मतलब ये जो d है, ये तीनों में जो d है, अगर ये 0 नहीं हुआ तब सॉल्यूशन कैसा होगा, तो सॉल्यूशन यूनिक हमें मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा हम लोग कंडीशन देख लेते हैं, अगर d हमारा 0 हुआ एंड d1 d2 d3 ऑल आर 0, मतलब ये जो d1 है d2 है d3 है, ये ऊपर वाला देखो, ये d1 ये d2 एंड ये d3 अगर तीनों 0 है तब हमारा इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करेगा तो यार इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तुम्हारे मन में यार एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट के को पुट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे किसी भी दो इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई के टर्म्स में हम लोग सॉल्व करेंगे अगर हमें ऐसा कंडीशन दिखा तो अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा कंडीशन। तो अगर हमारा d 0 हुआ एंड एटलीस्ट मतलब d1 d2 d3 में से कोई एक नॉन जीरो हुआ, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा उस इक्वेशन का। तो पढ़ ली, अब हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व करके देख लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल से हमें ये दो इक्वेशन सॉल्व करने बोल रहा है। तो सबसे पहले यार हम लोग एक डायलॉग लिख देंगे, फॉर द गिवन सिस्टम वी हैव, पहले d निकाल देंगे। तो d क्या है, तो d हमारा होता है कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स क्या है, यहाँ पर x कोफिशिएंट 2 है, y का कुछ नहीं है, मतलब जिसका कोई नहीं है यार, y का कोई नहीं है तो यार उसका 1 है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया, तो जिसका कोई नहीं है उसका 1 है। और एंड यहाँ पर तुम देख रहे होगे ये माइनस साइन, तो -1 हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस रहा तो माइनस पहले लग जाएगा कोफिशिएंट लिखने के समय। ठीक है, ये हमें समझ आ गया है। अब हम लोग इस इक्वेशन का देख लेते हैं कोफिशिएंट। तो इस इक्वेशन का कोफिशिएंट क्या है, तो इस इक्वेशन का कोफिशिएंट ये 3 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 एंड 5। तो यार यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा ये कौन सा ऑर्डर का है, तो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। एंड हम लोग जानते हैं उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई, फिर बीच में माइनस, उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे पास आंसर 30 निकल के आएगा। उसी तरह हम लोग को यार निकाल लेना है अब d1। तो d1 कैसे निकालेंगे, तो ये जो d1 d2 है उसको c1 की जगह रख दिए। तो देखो रख दिया हम लोगों ने 17 एंड 16 एंड इसको मतलब c2 को हम लोगों ने ऐसे लिख दिया। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि मैं तो बताया यहाँ पर a2 d1 a3 ऐसे करके, मतलब 3/3 ऑर्डर का बताया एंड यहाँ पर 2/2 ऑर्डर का हो रहा है। तो 2/2 ऑर्डर का अगर होगा ना तो ये जो c3 है मतलब कॉलम 3 है ये हमारा नहीं रहेगा। ठीक है, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर 91 निकल कर आएगा। तो चलो अभी हम लोग d2 निकाल लेते हैं। तो d2 के लिए हम लोग को क्या करना है, तो c1 को ऐसे ही रखना है एंड c2 को हम लोग को रिप्लेस कर देना है d1 d2 से। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है एंड इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा -39। तो तुम्हारे दिमाग में यार एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया हम लोगों ने d3 फाइंड क्यों नहीं किया। तो यार हम लोगों ने इसलिए ऐसा नहीं किया क्योंकि यहाँ पर हमें दो ही इक्वेशंस गिवन थी। तो यहाँ पर पहले एक बार रब कर दे रहा हूँ, हाँ, तो यहाँ पर दो ही इक्वेशंस गिवन थी हमारे पास, इसलिए हम लोगों ने d3 फाइंड नहीं किया, हम लोगों ने d1 d2 फाइंड करके ही रख दिया। और इसका रीज़न अगर तुम देखना चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो कि हम लोग को अगर z निकालना पड़ रहा था तो क्या यूज़ करना पड़ रहा था, d3 को। एंड यहाँ पर तुम क्वेश्चन में देखो ये यहाँ पर कहीं पर तुम्हें z दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा होगा, तो इसीलिए हम लोगों ने d3 फाइंड नहीं किया। अब देखो हम लोग के पास एक रिलेशन था अगर x फाइंड करना हो तो हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, d1/d करना पड़ेगा। तो देखो d1 हमारा आया था 91, तो 91 रख दिया एंड d हम लोगों ने क्या फाइंड किया था 13, तो देखो 13 रख दिया यहाँ पर और आंसर हमारे पास निकल के आ गया ये 7। तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया 7। उसी तरह हम लोग को y निकालना हो तो क्या करते हैं, तो d2/d करते हैं। तो देखो हमारा d2 आया था -39, तो लिख दिया मैंने, एंड d आया था हमारा 13, तो यहाँ से अगर हम लोग उसको डिवाइड करते हैं तो आता है हमारा -3। तो यहाँ पर हमारा
x एंड y का वैल्यू निकल कर आ गया। तो यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट बना देंगे, हेंस x इज इक्वल्स टू 7, y इज इक्वल्स टू -3 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन हमारा होता है खत्म, फिनिश। ठीक है, अब यार एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग को 3 इक्वेशंस गिवन है एंड ये हमारा D1 है, ये D2 है एंड ये हमारा D3 है। ओके, तो हम लोग को एक डायलॉग लिख लेना है, सोल्यूशन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज दिस। ये एक हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है एंड क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को कोफिशिएंट का एक डिटर्मिनेंट बनाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 5 है, y का कोफिशिएंट 7 है, z का कोफिशिएंट 1 है एंड यहाँ पर माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें प्लस गिवन है। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है पहले रो में फर्स्ट इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट को, उसी तरह सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को मैंने यहाँ सेकंड रो में लिख दिया एंड सिमिलरली थर्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को मैंने यहाँ पर थर्ड रो में लिख दिया। अब हम लोग को फाइंड करना है D1। तो D1 फाइंड करने के लिए यार हम लोग क्या करते हैं, C1 C2 एंड C3 को वैसे रहने देते हैं एंड रिप्लेस कर देते हैं इस C1 को। तो देखो यहाँ पर मैंने रिप्लेस कर दिया C1 को D1 D2 D3 के साथ। तो देखो 11 15 7 मैंने लिख दिया है यहाँ पे एंड अगर तुम D को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास 55 आंसर आएगा एंड D1 को सॉल्व करोगे तो भी 55 आंसर आएगा। ये करके देख लेना, मैं यहाँ पर बताने नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने बता दिया एक वीडियो में, अलग से ही बता के रखा है कि कैसे हम लोग 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो D1 हम लोगों ने निकाल दिया एंड हम लोग निकालने वाले हैं D2। तो D2 निकालने के लिए यार हम लोग को क्या करना पड़ता है, C1 को ऐसे रखेंगे एंड C3 को ऐसे रखेंगे, बस चेंज करेंगे क्या, C2 चेंज करेंगे किससे, D1 D2 D3 से चेंज करने वाले हैं। तो D1 हमारा 11 था, D2 हमारे पास 15 था एंड D3 हमारे पास 7 था। तो देखो यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया है एंड इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आएगा -55। ओके, अब हम लोग उसी तरह D3 निकाल लेते हैं। तो देखो D3 के लिए इस C1 ये C2 इन दोनों को हम लोग ऐसे रहने देंगे एंड चेंज करेंगे क्या, तो चेंज करने वाले हम लोग C3 को किससे चेंज करेंगे, तो D1 D2 D3 से चेंज करेंगे एंड इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा -55। अब देखो बाई क्रैमर्स रूल वी ऑब्टेन x को निकालने के लिए क्या हमारे पास आता है, एक रिलेशन। तो D1/D कर देंगे, मतलब 55/55 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1, x का वैल्यू मतलब 1 आ जाएगा। और अगर हमें y फाइंड करना है तो क्या करेंगे, D2/D एंड D2/D में क्या हम लोगों ने D2 फाइंड किया था -55। तो देखो -55 लिख दिया। उसी तरह हम लोग को अब D का वैल्यू लिख देना। तो D हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, तो D हम लोगों ने फाइंड किया था 5। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने 5 लिख दिया एंड -55 यहाँ पर ऊपर लिख दिया। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आता है -1, मतलब y का वैल्यू -1 आ चुका है। उसी तरह अगर हम लोग को z का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, D3/D करेंगे एंड D3 हमारा क्या आया था देख लेते हैं। तो D3 हमारा -55 आया था। तो देखो यहाँ पर मैंने -55 लिख दिया। और D1 हमारा क्या आया था, तो D1 हम लोग का तो D2 हमारा क्या आया था, तो D2 हमारा आया था 55। तो देखो यहाँ पर मैंने 55 लिख दिया एंड यहाँ पर 55/55 हमारा निकल के आता है -1। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है z का वैल्यू। तो हम लोग को मिल गया x y z का वैल्यू। तो हम लोग लिख देंगे x इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू -1 एंड z इज इक्वल्स टू -1। तो देखो हमें x y z का वैल्यू मिल गया एंड क्वेश्चन हमारा हो गया फिनिश। तो इसी के साथ ये वीडियो भी फिनिश हो रहा है और इस वीडियो में मैंने तुम लोग को बता दिया कि क्रैमर्स रूल होता क्या है, इसे फाइंड कैसे करते हैं।